वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे एनडीए नेट के पेपर 1 की। स्टार्ट करते वीडियो को। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रिसर्च इज। अब रिसर्च क्या है? अब पर्पसफुल और एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, या फिर ये कंडक्ट फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पस के लिए होती है। कंडक्ट किए जाते हैं आंसर्स, जो भी हमारे क्वेश्चंस की जो भी हमारे प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं उसके बेसिस पर, या फिर एक रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस है हमारा डिस्कवरी का। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों ने रिसर्च पढ़ा होगा, आपके एग्जाम में रिसर्च से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। ये एक पर्पसफुल है, यानी कि एक पर्पस होता है कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम रिसर्च करते हैं। और एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, यानी कि हम पहले से प्लान करके चलते हैं कि हमें आगे कौन से ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है और किस प्रॉब्लम को अपना सॉल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल गुड रिसर्चेस एम्स एट, यानी कि जो हमारी अच्छी रिसर्चेस होती हैं उसका एम क्या होता है? बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, जनरलाइजेशन को डेवलप करने के लिए, थ्योरी डेवलप करने के लिए, प्रिंसिपल्स डेवलप करने के लिए, जो भी रूटीन प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, या फिर सिर्फ प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए। बताइए। यहाँ पर बात की जा रही है गुड रिसर्च की, तो अच्छे से आंसर करिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। हम रिसर्च करते हैं तो एक अच्छी रिसर्च का मतलब होता है कि जर्नलाइजेशन के बेसिस पर चीज़ों को फाइंड आउट किया जाए, उनके ऊपर थ्योरीज बनाए जाएं, जिससे हम आने वाले जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकें। हम उनसे ये फाइंड आउट कर सकें कि हाँ अगर इस तरह की सिचुएशंस होती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और प्रिंसिपल्स को डेवलप करना है। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रांट थ्योरी। अभी ग्रांट थ्योरी क्या है? एक्सप्लेन करती हैं इंटर रिलेशनशिप्स अमंग कॉन्सेप्ट्स, हाईली एब्स्ट्रैक्ट होती है, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन देती है किसी भी फॉर्मूला के ऊपर डिसिप्लिन में रहकर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए एक ग्रांट थ्योरी किस तरह की होगी। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है ग्रांट थ्योरी की, तो जरूरी नहीं है कि इंटर रिलेशन बताए किसी भी थ्योरी, हर कॉन्सेप्ट का इंटर रिलेशन होना जरूरी नहीं है। हाईली एब्स्ट्रैक्ट, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ब्रॉड एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड कर दिया डिसिप्लिन में रह के कि हाँ जो भी सिचुएशंस आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, और अगर वो आ रही हैं तो फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर, या उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उस पर। ठीक है। नेक्स्ट है द आइडिया डेट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इज। अब हमें बताना है ऐसा आइडिया जो कि हमारा एक्सपीरियंस से आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रैशनलाइजेशन, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक, या फिर एम्पिरिसिस। बताइए। देखिए फ्रॉम एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, तो ऐसा आइडिया जहाँ पर हम नॉलेज कहाँ से गेन कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस से, तो वो हमारा कहलाता है एम्पिरिज्म। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ थ्योरी इज डिफाइंड एज। अब एक थ्योरी जो है वो किस तरह डिफाइन की जाती है? अ सेट ऑफ सिमेट्रिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स, लॉ लाइक जनरलाइजेशंस, बोथ ए एंड बी, या फिर एनीथिंग क्वांटिफिएबल। बताइए एक थ्योरी किस तरह से डिफाइन की जाती है? क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। इसमें क्या होता है, एक थ्योरी में हम एक सिस्टमेटिकली कुछ स्टेटमेंट्स से रिलेटेड हम एक सिस्टमेटिकली सेट डिफाइन करते हैं, और इसमें चीज़ें जर्नलाइज की जाती हैं लॉ लाइक, यानी कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, उसके बेसिस पर हम थ्योरी को बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी रिफर्स टू। अब एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है वो बताना है आपको। एक ऐसा टर्म है जो कि स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है सोशल साइंस में। एक टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है स्टडी द टाइप ऑफ डिसीज, या फिर एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन अ फील्ड ऑफ स्टडी। फोर्थ ऑप्शन है हमारा अ टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग टेक्निक। बताइए क्या होगा एपिस्टेमोलॉजी का मतलब।
क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, अ टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ थ्योरी। किसी भी थ्योरी का एक फंक्शन इसमें से क्या होगा? इंटीग्रेटिंग एंड समराइजिंग करंट नॉलेज, मेकिंग प्रेडिक्शंस, एक्सप्लेनिंग फिनोमेना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा राइट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ये सारी ही फंक्शंस हमारे काम आते हैं थ्योरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एक्सप्लेन्स द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। वही चीज़ आ गई है यहाँ पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसकी जो नॉलेज आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारा कहलाता है एम्पिरिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है इन एवरी फील्ड research pursuits promote systematic and gradual advancement of knowledge, but discoveries are rare because रिजल्ट्स जो होता है वो हमारा कंटिन्यूस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कॉमन टू बी एबल टू थिंक बियॉन्ड द ग्रुप चैनल, सस्टेन एक्सपेरिमेंटल वर्क नीडेड फॉर डिस्कवरी इज नॉट इजी फोर्थ कमिंग। या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर इट। बताइए, हर फील्ड की बात की जा रही है कि जो रिसर्च जो है वो हमारा प्रमोट करती है सिस्टमैटिक और ग्रेजुअल एडवांसमेंट को। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लोगों के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर डेप्थ नॉलेज हो या उसकी उन्हें ज़रूरत हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स में क्या होता है? एक ब्रांच है फिजिक्स की, एक्सप्लोर द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, फिजिक्स ऑफ मेटल्स, या फिर फिजिक्स ऑफ वेदर। बताइए, मेटाफिजिक्स हमारा कहलाता है एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, यानी कि जो भी अल्टीमेट रियलिटी है उसके नेचर को एक्सप्लोर करना मेटाफिजिक्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है? अ रिसर्च इज एक्सपेक्टेड टू बी अ वेल रेड पर्सन, वन रिसर्च गिव्स बर्थ टू अनदर रिसर्च, ऑल रिसर्चर्स कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, या फिर फोर्थ है अ गुड रिसर्चर इज अ नाइस पर्सन। देखिए इसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो एक गुड रिसर्चर नाइस पर्सन होगा ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ये सही नहीं है, बाकी सब सही है कि रिसर्चर ये ज़रूरी है कि वेल रेड पर्सन होगा। एक रिसर्च दूसरी रिसर्च को, क्योंकि हर रिसर्च की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और उन लिमिटेशन से ही हमारी नेक्स्ट रिसर्च बनती है। ठीक है, तो ये भी सही है, ऑल रिसर्चर्स कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये भी बिल्कुल सही है। Next, which of the following is defined as a systematic method of evaluating statistical data based on the results of several independent studies of the same problem? First है factor analysis, meta analysis, systematic analysis, या फिर none of these। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर मेटा एनालिसिस। ये हमारा मेटा एनालिसिस कहलाता है जिसके अंदर हम ये हमारा बात करता है एक ऐसे मेथड के बारे में जिसमें हम जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसको हम इवैल्यूएट करते हैं और वो इवैल्यूएट किया जाता है हमारा सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडीज़ की बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ रिसर्च स्टडी इज मेनली इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो भी रिसर्च स्टडी है उसकी जो क्वालिटी होती है वो मेनली इवैल्यूएट हमारी की जाती है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन पर, मैनर इन विच द रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड, द रिगर विद विच इज इट वॉज कंडक्टेड, या फिर क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स। बताइए, देखिए यहाँ पे क्वालिटी की बात की जा रही है तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। हम किस चीज़ के लिए इसको ये कंडक्ट की गई थी ये हमारा मेनली डिपेंड करता है क्वालिटी पर। ठीक है, नेक्स्ट है
अब हमारे रिसर्च की क्वालिटी जज की जाती है किसके द्वारा? रेलेवेंस ऑफ द रिसर्च, मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च, डेप्थ ऑफ रिसर्च या फिर एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर। बताइए। देखिए, एक रिसर्च की जो क्वालिटी होती है वो हमेशा हमारी डिपेंड करती है कि हमने जो भी रिसर्च कंडक्ट की है उसकी मेथोडोलॉजी हम कौन सी अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड एज सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च पैराडिज्म। क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है उसमें हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसको हम रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। क्या डिज़ाइन है वो पूरा हमारा फ्रेमवर्क कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग periodically is specifically meant for publishing research book, magazine, monographs, journals या फिर books। क्या हो जाएगा? जो पीरियडिकल होता है और स्पेशल इवेंट होता है हमारा पब्लिशिंग रिसर्च वर्क के लिए वो हमारे जर्नल्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। ऑप्शंस हैं टू कीप पेस विथ द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, सेकेंड है टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, थर्ड है टू राइट अ क्रिटिक ऑन अर्लियर राइटिंग्स, फोर्थ हमारा टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशंस और सोर्सेज विद ऑब्जेक्टिविटी। बताइए, आपको मेन टास्क बताने हैं मॉडर्न सोसाइटी में रिसर्च के। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, सबसे पहले मेन टास्क क्या है एक रिसर्च के लिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन विद ऑब्जेक्टिविटी, ये सब क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, क्रिटिकली एनालाइज करना, ये सब आपका वेस्ट है। इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है अपने ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले आ गया मेन टास्क हमारा ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमें नई चीज़ों को फाइंड आउट करना है। पुरानी चीज़ तो सबको पता है, हमें नई चीज़ देखना है। आ गया हमारा टू। इसके बाद आता है टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, हमें जो भी नॉलेज है उसमें एडवांसमेंट लेकर आना है। ठीक है, हो गया वन। थ्री टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 to 1 हमारा ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग थ्योरी। A organized body of concepts and principles intended to explain a particular phenomena. Second, a tentative explanation that new data either support or do not support. Third, apt to drive further research. And fourth, it is always contradictory to related generalization. बताइए, यहाँ पे टू कॉन्टेस्ट पूछा है आपसे थ्योरी का रेफरेंस से। देखिए, यहाँ पे बात की जा रहा है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन की, तो डू नॉट सपोर्ट ऐसा नहीं हो सकता। हम ऑलवेज एक्सप्लेनेशन वो लेके चलेंगे जो हमें सपोर्ट करेगा, तो ये तो कट गया। फिर यहाँ पे बात की जा रही है नेक्स्ट एप टू ड्राइव फर्दर रिसर्च।
नहीं। इट इज ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड टू रिलेटेड जनरलाइजेशन गिव्स हमें ऑप्शन हो जाएगा ए। ये हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने का काम करे, ठीक है, वो हमारे थ्योरीज कहलाते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु। अब रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जाती है पर्सन के द्वारा, जो कैसा होगा, जो स्टडी करेगा रिसर्च मेथोलॉजी में, होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, या फिर इज अ हार्ड वर्कर। बताइए आपके अकॉर्डिंग एक रिसर्चर कौन हो सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ज़रूरी नहीं है रिसर्च मेथोलॉजी करने से आप रिसर्च अच्छी कर पाइए। रिसर्च करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, लॉजिकल बात करें आप, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर इज क्यूरियोसिटी, एक्टिव इमेजिनेशन, एबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा 20 का टी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट मूव करते हैं। The results of building up information from pieces of information is known as an analysis, a synthesis, a synopsis, या फिर none of the above। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से आपने बिल्डअप करी इंफॉर्मेशन, तो उसके रिजल्ट को आप क्या कहेंगे। वो क्या कहलाएगा हमारा सिंथेसिस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ सेटिंग आउट अ रीजन्ड आर्ग्यूमेंट इन स्टेप्स इज नोन एज अ कंपैरिजन, अ डिबेट, एन इवैल्यूएशन, एन एनालिसिस। बताइए रीजन्ड आर्ग्यूमेंट आपने सेटिंग आउट करे हैं, बताइए क्या हो जाएगा, एन इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट है एक रिसर्चर जो है वो जनरली एक्सपेक्ट करता है क्या, स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन अ फील्ड, जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, सिंथेसाइज डिफरेंट आइडियाज, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, एक रिसर्चर जो है वो जनरली ये एक्सपेक्ट करता है कि वो कुछ न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज को जनरेट करें, तभी रिसर्च करने का कोई फ़ायदा है। अगर आपकी कोई न्यू थ्योरी नहीं है, वही पुरानी थ्योरी है, तो रिसर्च करना पूरा बेकार है। रिसर्च हम क्यों करते हैं, कोई न्यू नॉलेज गेन करें और उसको उसके बेसिस पर प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को जनरेट करें, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। Options are to bring out holistic approach to research. Second है to reduce the emphasis of single subject in research domain. Third है to oversimplify the problems of research. And D है हमारा ऑप्शन जो कि फोर्थ है to create a new trend in research methodology। बताइए मेन एम बताना है आपको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का। मेन एम क्या हो जाएगा, होलिस्टिक अप्रोच लेकर आना आपको रिसर्च में, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अब आपको इसेंशियल करेक्टरिस्टिक बतानी है रिसर्च की, रेप्लिकेबिलिटी, जर्नलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल है। हम रिसर्च में अब तक बात कर रहे हैं कि थ्योरीज डेवलप करना, जनरलाइज करना, प्रिंसिपल डेवलप करना, तो क्या हो जाएगा, जनरलाइजेबिलिटी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही थे हमारे क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो प्लीज़ जरूर बताइएगा, और किसी भी तरह की क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करके वहाँ पे अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।